नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में आज जो है हम अपने जीएस पेपर 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, ब्रिक्स का विस्तार इस समूह के विकास में एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान परिदृश्य में ब्रिक्स के मजबूत और कमज़ोर पक्षों की जो है वो चर्चा करनी है। देखिए 12 अंक का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि जो भारत है ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। और यहाँ भारत, चीन, रूस जैसी महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं इधर एशिया की, तो इसके अंतर्गत है। और इसको लेकर के एक अभी पिछले वर्ष जो है विस्तार भी हुआ है इसका। जो पहले ब्रिक्स था, ब्रिक्स प्लस हो गए हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण देश ऐड हुए हैं और इनकी संख्या बढ़ करके अब 10 तक हो गई है। तो उसी पे ये प्रश्न पूछा गया है। और चूंकि इस बार आपके मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत ये टॉपिक होगा, आईआर के तहत, और जिसमें हम ब्रिक्स को कवर कर रहे हैं। तो एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं कि ब्रिक्स के विस्तार इस समूह के विकास में एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान परिदृश्य में ब्रिक्स के मजबूत और कमजोर पक्षों की जो है वो चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हर बार की तरह एक छोटा सा वो दीजिए भूमिका ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ब्रिक्स ही जो है वो आपके उत्तर का जो है वो की पॉइंट है। तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है कौन? ब्रिक्स। भाई अगर ऐसे देखा जाए, बी से ब्राजील, रूस से आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से जो है वो साउथ अफ्रीका, तो यही है ब्रिक्स। और अर्थशास्त्री जिम ओ नील, देखिए इनको याद कर लीजिए, क्योंकि चूंकि इन्हीं के विचारधारा पे ब्रिक्स की स्थापना हुई है। तो बहुत संभावना है कि अभी प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट से ये प्रश्न आ जाए। तो जिम ओ नील ने 2001 में ब्रिक्स शब्द को जो है वो गढ़ा था। मतलब ये इनके मन में आया कि ये जो ब्रिक्स, और इसमें सारी ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका नहीं था। तो इनका था कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, ये ब्रिक, ये 4 देश जो है आने वाली सदी इन्हीं की है। और अगर ये आपस में कोऑपरेट करके, सहयोग करके चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे तो ये सब भी बहुत जो है वो शक्तिशाली हो सकते हैं। उनका विश्वास था कि ये अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक विकास की जो है वो कुंजी होगी। और आप इसकी झांकी वर्तमान में देख भी रहे होंगे, किस तरीके से चाइना का उभार हो रहा है, किस तरीके से जो है इंडिया का उभार हो रहा है। और 2001 में तो स्थिति इतनी तीव्र नहीं थी जो वर्तमान में देखने को मिल रही है। और साउथ अफ्रीका भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ब्राज़ील भी ग्रो कर रहा है। तो ये इनकी जो एक सोच थी, जो इन्होंने एक अनुमान लगाया था, तो ये कहीं काफ़ी हद तक इनका अनुमान जो है वो सही भी जा रहा है। वर्तमान में ब्रिक्स में देशों की संख्या विस्तारित होकर जो है वो 10 हो गई है। और इसी विस्तार पे जो है वो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि पहले तो यही थे, फिर ब्रिक थे, फिर ब्रिक से ब्रिक्स बना, साउथ अफ्रीका जब ऐड हुआ, और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? ब्रिक्स प्लस हो गया है। तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में देखिए मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया जैसे नए सदस्यों को जो है वो शामिल किया गया है। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको एक चीज़ और बताना होगा कि जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ कब था? तो ये 2023 में हुआ था। तो 2024, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी और 2024 में कहाँ हुआ? इसके, और जनरली जहाँ होता है उसी के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो 2024 वाला कहाँ हुआ था? और 2025, अगर इस बार जो आरओ के बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं या जिनको पीटी अक्टूबर में देना है पीसीएस का, वो 2025 के ब्रिक्स के आयोजन स्थल के बारे में भी जानें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इथोपिया जैसे नए सदस्य शामिल किए गए, मतलब 15वां, और 15वां देखिए हम बता दे रहे हैं ये 2023 में हुआ था।
और इसमें जो है मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात और इथोपिया जैसे देश जो है वो शामिल हुए। साथ ही 40 से अधिक देशों ने इसमें शामिल होने की जो है वो इच्छा व्यक्त की है। सोचिए, ये इसकी महत्वता को बताता है कि ये तो शामिल हो गए और अभी 40 और देश जो है वो पंक्ति में खड़े हैं, कतार में लगे हुए हैं कि हमको भी जो है ब्रिक्स का सदस्य बनाया जाए। वर्तमान में ब्रिक्स प्लस के मजबूत पक्ष देखिए। अब आप जो है भूमिका के बाद थोड़ा सा, भूमिका चूंकि परिचयात्मक होती है तो ब्रिक्स के बारे में बताया, ये किस अर्थशास्त्री की जो है मानसिक उपज का परिणाम है वो बताया, सदस्य देशों के बारे में बताया। अब आप अपने प्रश्न में तुरंत उतर जाइए कि ये बताइए कि भाई जो ब्रिक्स प्लस है, मतलब जो ये वर्तमान 4-5 देश जो शामिल हुए इनको लेकर के ये ब्रिक्स प्लस हो गया, तो इनके जो मजबूत पक्ष हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला मजबूत पक्ष क्या है कि व्यापक जनांकीय आर्थिक महत्व। इस संगठन के अंतर्गत विश्व की लगभग 46% जनसंख्या और 35.6 की आर्थिक हिस्सेदारी है। मतलब कि ये जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश है, अगर इन सदस्य देशों की कुल पॉपुलेशन देखी जाए तो 46%, मतलब पूरे विश्व की 46% जनसंख्या जो है वो ब्रिक्स देशों के पास है। मतलब कितना बड़ा जो है वो जनसंख्या ये होल्ड करता है। और आप सब भी जान रहे होंगे कि जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतना बड़ा बाजार होगा। तो इसीलिए आज देखिए चाइना या भारत जो है उभरती हुई शक्तियां तो हैं और एक उभरता हुआ बहुत बड़ा बाजार भी है। इसलिए इसको जो है कोई भी देश इनकी संभावनाओं को खारिज नहीं करता और इनसे हमेशा संबंध मेंटेन करके रखना चाहता है। और अगर इनकी अर्थव्यवस्था में भागीदारी देखा जाए वैश्विक स्तर पर, तो ये करीब करीब 36% तक की भागीदारी है। और 36% में जिसमें चाइना की अकेले बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि चाइना भी इसका मेंबर है, फिर रसिया है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, तो और जो अभी मिस्र, इथोपिया, ये सब जो देश आए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, तो सभी की मिला करके इतनी बड़ी भागीदारी है, जो इसके महत्व को दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण संगठन है, जिससे यह पूरे विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके सदस्य देशों की एकजुटता जो है वो G20 के मंच को अपने एजेंडे के आगे बढ़ाने में कर सकेंगे। कि मतलब अगर इसके सदस्य देश जो है, जो ये 10 सदस्य देश हैं, ये अगर एकजुट रहते हैं तो इसमें से बहुत से ऐसे जो देश हैं जो G20 के भी सदस्य हैं। और G20 जो है वर्तमान में देखा जाए तो सबसे वैश्विक स्तर पर सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जिसमें विकसित और विकासशील देश दोनों हैं। और ऐसी स्थिति में होगा क्या कि अगर ये देश एकजुट होकर के वहाँ अपनी चीज़ों को रखें तो इनकी चीज़ों को न केवल सुनी जाएगी बल्कि वैश्विक स्तर पर ध्यान आकृष्ट करने में भी ये सफल रहेंगे। तो वही आप इसमें कह रहे हैं। G20 की क्रमिक अध्यक्षता करने वाले 3 देश 2023 में भारत था, 2024 में ब्राज़ील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका जो है वो हैं। और ये तीनों देश, मतलब सोचिए G20 मतलब अभी मैंने बताया कि विश्व का सबसे जो है वो महत्वपूर्ण देशों का संगठन है। और इसकी अध्यक्षता जो है लगातार 3 वर्ष जो ब्रिक्स के सदस्य हैं वो कर रहे हैं। 2023 में भारत के द्वारा किया गया, 2024 में जो है वो ब्राज़ील के द्वारा किया गया और 2025 में जो किया जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा एडवांटेज है ब्रिक्स को लेकर के कि अगर ये लोग आपस में एकजुट होकर काम करें तो क्या ही नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, ये हमारे 2 बैच चल रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पार और दूसरा शून्य से शिखर बैच। तो अब की बार मेंस पार बैच ये उन बच्चों के लिए है जो इस बार जून में मुख्य परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स निकला हुआ है, तो वो इस बैच से तो जरूर जुड़े। और विश्वास मानिए यहाँ क्या है कि प्रत्येक टॉपिक से न केवल महत्वपूर्ण प्रश्न, संभावित प्रश्न प्लस PYQ सारे कराए जाएंगे। और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो करीब करीब आपके पास जो है वो 500 प्रश्नों का ऐसा सेट रहेगा कि आप अगर इसी को रिवीजन करके चले गए तो बहुत अच्छी स्थिति में मेंस में रहने वाले हैं। और यहाँ क्या है कि डेली आपको 6 क्वेश्चन ये
और फिर यूट्यूब के माध्यम से 2 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन यहाँ डेली आपको मिल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ क्या है कि ये जो शून्य से शिखर बैच है, ये उन बच्चों के लिए है कि जो आगामी पीसीएस की परीक्षाओं के को लेकर के गंभीर हैं। तो उनकी गंभीरता में सबसे पहला तो यही है कि वो प्रीलिम्स न पढ़ने के बजाय पहले मेंस की तैयारी करें, क्योंकि यही तैयारी का जो है वो क्रम होता है। आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स 2 ढाई 3 महीना करके पास भी कर जाएंगे, लेकिन प्रीलिम्स के बाद क्या करेंगे? अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है, मेंस आंसर राइटिंग आपने नहीं किया है, क्योंकि प्रीलिम्स से तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस मेंस का है। मेंस में तो आपको और डेप्थ से में पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ आपको लिखना होता है। अगर आपके पास पॉइंट नहीं रहेगा, तथ्य तर्क नहीं रहेगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे। प्रीलिम्स में क्या है कि आप फैक्ट रट लिए, वहाँ एग्जाम में गए, करके आ गए, आप पीटी पास कर गए। लेकिन पीटी पास करने से तो आप सेलेक्ट हो नहीं जाएंगे, एसडीएम बन नहीं जाएंगे, क्योंकि पीटी क्या है, वो केवल भीड़ छाटने का एक जरिया मात्र है। मुख्य तो मुख्य परीक्षा ही है, और मुख्य परीक्षा की जो है वो तैयारी जो है, अगर आप अपनी तैयारी में साल भर का समय लगा रहे हैं, तो कायदे से 7 से 8 महीना जो है वो आपके मुख्य परीक्षा को लेकर के होना चाहिए, और फिर 3 साढ़े 3 महीना जो है वो प्रीलिम्स के लिए होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो ये बैच बहुत ही फ्रूटफुल है। और यहाँ क्या है कि 25 अप्रैल से जीएस पेपर 5 से नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है। तो आप लोग इसका लाभ उठाएं, और जो आरंभिक 20 बच्चे हैं उनको इसमें कुछ छूट भी मिल रही है उनकी फ़ी में, तो इससे जुड़िए। और यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिया जाएगा, आप ऐसे उत्तर लिख करके भेजेंगे, उसका प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और फिर इसी तरीके से आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और यही मॉडल आंसर करीब करीब ये 500 मॉडल आंसर हम इसी तरीके से आपको देंगे, प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक पेपर से। बस ज़रूरत है कि आपको इसको रट करके चले जाने की ज़रूरत है। मतलब देखिए, 100% का दावा तो कोई कोचिंग नहीं करता, कोई संस्थान नहीं करता, हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बता रहे हैं कि कम से कम यहाँ से 65 से 70% चीज़ें यहाँ एकदम हूबहू आपको मिलने वाली है। तो यहाँ से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। चलिए, अब अगला जो है कि ब्रिक्स प्लस को लेकर के अगला जो इनके पक्ष में जो तर्क है कि जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2023 के अनुसार ब्रिक्स का यह विस्तार समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता की भावना में ग्लोबल साउथ में सहयोग, एकजुटता और रणनीतिक साझेदारी को जो है वो बढ़ावा देगा। मतलब ग्लोबल साउथ की जो एक विचारधारा है, क्योंकि ये मतलब ये माना जाता है कि जो साउथ के जो देश होते हैं वो थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, या विकास की धारा में उतना प्रगति अभी नहीं कर पाए हैं। तो और यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई ग्लोबल साउथ का जो प्रतिनिधित्व भारत भी कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका भी कर रहा है, ब्राज़ील भी कर रहा है। तो ये सारे जो देश हैं, अगर अपने चीज़ों को ले करके बहुत तार्किक तरीके से, बहुत रैशनल तरीके से और एक सामंजस्यपूर्ण बना करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सभी के विकास में ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सहायक होगा। वही आप बता रहे हैं। और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, ये G20 बार बार दिमाग में आ रहा है। मतलब ब्रिक्स प्लस जो देश है उनमें एक पक्ष ये भी रहेगा, पॉजिटिव पक्ष रहेगा कि अमेरिकी डॉलर पर जो है ये देश अगर आपसी समन्वय से काम करे, तो जो अमेरिकी डॉलर की जो बादशाहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई है, और वर्तमान में तो आप देख रहे होंगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे, तो हमेशा कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना पैसा कमज़ोर पड़ा। मतलब आज करीब करीब 86-87 रुपये वर्तमान में हो गया है $1 की कीमत। मतलब डॉलर कितना मजबूत होता जा रहा है, और उसका एक बड़ा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का यही सबसे बड़ा जो है वो आधार बना हुआ है। लेकिन अगर ब्रिक्स के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे चाइना है, रूस है, भारत है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, तो ये देश जो है अगर आपस में जो व्यापार कर रहे हैं और आपसी जो इनकी जो स्थानीय मुद्रा है उसमें व्यापार करें, विनिमय करें, तो सोचिए डॉलर पर इनकी निर्भरता खत्म होगी। और वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप महोदय हैं,
मतलब क्या कहा जाए इनकी बुद्धि को। कैसे कैसे नमूने लोग आ जाते हैं राजनीति में कि पूरी दुनिया में खलबली मचाए हुए हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वही जुमला वाला नारा लेकर के। तो क्या करिएगा भाई, जनता भी है वो उसको उनको लग रहा है कि इस तरीके से जो ट्रम्प की जो नीतियां हैं, जो संरक्षणवादी जो प्रकृति है, उससे जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन ये लाभ तो उस समय नहीं हुआ जब सोचिए भारत भी 1991 के पहले बंद अर्थव्यवस्था था, और ये टैरिफ वार क्या है, एक तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को सीमित करने जैसा ही है, क्योंकि भाई आपके मार्केट में दूसरे देश का प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप उस पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दे रहे हैं, उसका जो मूल्य है इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो आपकी स्थानीय चीज़ों को तो तत्काल में ग्रोथ मिलेगा, लेकिन ये दीर्घकालिक तौर पे तो इसका नुकसान है, क्योंकि आप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएंगे। जो मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट है, फ्री ट्रेड का, वो तो पिछड़ जाएगा। और सोचिए एक समय था यही अमेरिका जो है पूंजीवाद और फ्री ट्रेड का एक अगुवा देश था, और आज जो है किस तरीके से अपनी चीज़ों को संकुचित कर रहा है। तो अगर यहाँ के जो देश हैं अपने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें, जैसे आप उदाहरण लीजिए कि अगर भारत है और भारत जो है रूस से कच्चे तेल का आयात करता है, तो भारत अपनी स्थानीय मुद्रा जो है उसको दे दे, रुपया दे दे, और उसके बदले वो तेल लेके आ जाए, और रूस को जो भारत के खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है या और भी मशीनरी उद्योग की ज़रूरत होती है, वो जब हम उसको निर्यात करें तो वो हमारा रुपया दे करके हमसे चीज़ों को ले ले। तो इस तरीके से डॉलर पे निर्भरता घटेगी और अमेरिका की बादशाहत कम होगी। और वैसे भी लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक दुनिया में किसी भी एक देश की, एक व्यक्ति की जो है वो एक एकाधिकार ठीक नहीं होता है, तो उसको भी तोड़ने में जो है वो हम सफल होंगे, इसमें यही बताया जा रहा है। और जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को जो है वो प्रोत्साहित करने की बात जो है वो कही भी गई है। फिर अब देखा जाए तो इतने सारे तो जो है वो ब्रिक्स के सकारात्मक पक्ष थे। सकारात्मक पक्ष में एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी जनसंख्या इसके पास है, बहुत बड़ा भूभाग इसके पास है। फिर किस तरीके से ये यहाँ के जो सदस्य देश है G20 के मंच को अपने हित के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप बता रहे हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके पॉजिटिव पक्ष में है। लेकिन ब्रिक्स में ऐसा नहीं है कि सब अच्छा है, इसमें कुछ समस्याएं भी है, और आइए अब समस्याओं को देखते हैं। तो सबसे पहली समस्या इसमें है कि यह एक विषम समूह है। जैसे रूस, सऊदी अरब और चीन जैसे देशों में अगर देखा जाए तो चालू खाता जो करेंट अकाउंट है वो अधिशेष की स्थिति में, मतलब वो बेहतर स्थिति में है, जबकि इसके अन्य देशों में देखेंगे तो चालू खाते का जो घाटा है वो बढ़ता है, मतलब बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबकी अर्थव्यवस्था जो है वो एक जैसी नहीं है। मतलब इसके माध्यम से आप ये बता रहे हैं कि इसके सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ा सा अप डाउन वाली है। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश हैं, मतलब यहाँ क्या है कि लोकतंत्र है, जबकि रूस, चीन और सऊदी अरब में अगर देखा जाए तो यहाँ सत्तावादी राष्ट्र। अब आप कहेंगे सर रूस में भी तो चुनाव होता है, लेकिन वहाँ का चुनाव किस तरीके से होता है, या चाइना का चुनाव किस तरीके से होता है, मतलब वो पहले से ही घोषित रहता है कि वहाँ कौन राष्ट्रपति बनने वाले हैं। चीन में भी देख रहे हैं कि शी जिनपिंग लगातार, अब वो हमको लगता है कि जब तक उनका जीवन रहेगा माओ की तरह वो बने रहेंगे सत्ता में, और यही हाल जो है रसिया का है। सऊदी अरब तो खैर वहाँ तो राजतंत्रात्मक वाली स्थिति है ही है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो इन दोनों देशों का, मतलब ये सारे जो देश है इनका अपना एक अलग अलग नेचर है, और ये भी जो है कहीं न कहीं आपसी समन्वय को बैठाने में जो है वो समस्या पैदा करता है। तो एक सीमा तो ये हो गई। दूसरी सीमा सदस्यों की आपसी सीमित आर्थिक भागीदारी, मतलब वैसे तो देखा जाए कि वैश्विक स्तर पर करीब करीब ब्रिक्स देशों का आर्थिक योगदान 36% के करीब है, लेकिन अगर
ब्रिक्स देश आपस में कितना व्यापार कर रहे हैं, अगर इसको देखा जाए तो वो बहुत कम है। वैसे तो वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की लगभग 25% हिस्सेदारी है। मतलब ये जो ब्रिक्स देश हैं, जो वैश्विक निर्यात हो रहा है उसका 1/4 तो ब्रिक्स देशों के द्वारा ही हो रहा है, किंतु केवल 15% निर्यात ही अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ होता है। मतलब और ये अगर अपने में देखा जाए तो ये मात्र 15% जो है अपने में निर्यात कर रहे हैं, बल्कि इनको तो और ज़्यादा आपस में निर्यात करने की ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच व्यापार केवल 3.7% मात्र था। मतलब वैश्विक हिस्सेदारी 36%, और अगर आपसी व्यापार को देखा जाए, आयात निर्यात सब जोड़ दिया जाए, तो मात्र 3.7% इनकी जो है अपना व्यापार था, मतलब ब्रिक्स देशों के बीच। तो ये जो है कहीं न कहीं टकराव की स्थिति को दिखाते हैं। और आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना, उसकी किस तरीके की नीतियाँ रही हैं, और जो सेकंड इंडिया है या रसिया है, तो वो कहीं न कहीं भारत के हितों को भी दबाना चाहता है। और इसी वजह से ये जो संगठन है, देखिए उद्देश्य तो बहुत अच्छा, अगर ये सब मिलके काम करें तो वाकई में जो सदी होगी, जो कहा गया है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि जो ये सदी है ये एशिया की सदी होगी, बिल्कुल सदी होगी। समस्या बस यही है कि जो ड्रैगन है, जो चाइना है, उसकी जो विस्तारवादी नीति है, और जो सिंड्रोम से अमेरिका ग्रसित था कि हम केवल एक ध्रुवीय विश्व की परिकल्पना करते हैं, मतलब हम ही एकमात्र चौधरी बने रहेंगे, वही चौधराहट की सनक जो है वो अब चाइना को सवार हो गई है। और क्या करेगा, यही एथिक्स में आपके क्वेश्चन भी है कि भाई जब आप सत्ता पा जाइए और सत्ता पाने के बाद आप विनम्र रहिए, आप बहुत ज़्यादा मतलब एथिकल रहिए, आप देश दुनिया के बारे में उसके कल्याण के बारे में उसके बाद भी सोचिए, तब आप सही मायने में जो है सत्ता के सही उपयोग करता है। नहीं तो सत्ता जो है अपने साथ मद और अहंकार भी लाती है। तो अमेरिका तो अभी चूर है, उसकी बादशाहत धीरे धीरे डाउन हो रही है, और एक नया चौधरी का जो है वो उभार हो रहा है। और देखिए अमेरिका तो कुछ भी हो हमसे दूर था, तो उसकी चीज़ें इतनी हमारे लिए हानिकारक नहीं थी, लेकिन ये जो रूस है, सॉरी चीन है, ये तो हमारे सर के ऊपर है। और इसकी जो विस्तारवादी नीति है, किस तरीके से अभी आपने देखा भी होगा डोकलाम में जो एक संघर्ष हुआ, और फिर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे हिस्सों पे ये दावा करता रहता अक्साई चीन पे हमारे कब्जा करके बैठा ही हुआ है। फिर हमारे लद्दाख से होते हुए ये जो पाकिस्तान के साथ एक आर्थिक गलियारा कॉरिडोर बना ही रहा है, मतलब बना ही क्या रहा, वो तो चल ही रहा है। तो किस तरीके से मतलब समस्याएं हैं, तो ऐसे में चाइना के ऊपर हम नहीं बहुत ट्रस्ट कर सकते, और वो बहुत ट्रस्टेबल जो है वो देश है भी नहीं। मतलब आप देख ही रहे होंगे कि 1962 में किस तरीके से वो हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। और अगर देखा जाए तो जो हमारे राजनेता हैं जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा जो है वास्तविक दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, वास्तविक दुश्मन चीन है, तो वो कुछ हद तक एकदम सही है। हमको चाइना से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान तो हमारे द्वारा ही उत्पन्न किया गया है भाई, हमारा एक तरीके से वो पुत्रवत है, और पुत्र को तो कभी भी पिता दो चार झापड़ मार करके चीज़ों को मेंटेन कर सकता है। समस्या तो चाइना के साथ है, और वो समस्या दिख भी रही है, चाहे वो सामरिक दृष्टि में देख रहे होंगे, चाहे वो आप आर्थिक दृष्टि में देख रहे होंगे। तो ब्रिक्स के जो फेल होने का मतलब ब्रिक्स की जितनी संभावना है उसके वो अगर उस संभावना के अनुसार नहीं विकसित हो पा रही है, तो ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो है एक विषम समूह का देश है, और इसमें जो सदस्य देश है उनके अपने आपसी जो है वो हित हैं। फिर कमजोर भू राजनीतिक एकता, ब्रिक्स के सदस्य देशों में क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के कारण कई मुद्दों पर आपसी जो है वो समन्वय नहीं बन पाता। वही मैंने पीछे बताया कि जिसमें चीन का प्रभुत्व, चीन की प्रभावशाली आर्थिक स्थिति ने जो है उसे संगठन के भीतर अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया है। चीन ब्रिक्स के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 52% हिस्से का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ब्रिक्स में सबसे बड़ी भागीदारी किसकी, चाइना की है, और वो 52% की है। सोचिए क्यों ना इसको घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए
क्योंकि अकेले तो 52% ही अकेले जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बाकी 48 में बाकी सारे 9 देश हैं, उसमें भारत और रसिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण देश हैं। तो यही चीज़ें हैं कि चीन की थोड़ा सा बादशाहत को कम करने की ज़रूरत है। और यहाँ क्या है कि चीन जो है अपने हितों के मुताबिक इसमें विस्तार भी करना चाह रहा है, और इसमें कुछ ऐसे देश जो सम्मिलित हुए हैं, वो उसमें चाइना की मंशा बहुत ज़्यादा है। चाइना तो पाकिस्तान को भी यहाँ लाना चाह रहा है। CSO में संघाई सहयोग संगठन जो कोऑपरेशन संगठन है, उसमें तो ये ला ही चुका है। तो वही है कि यहाँ भी जो है उसकी मंशा ठीक नहीं दिख रही है। इस प्रकार ब्रिक्स का विस्तार अवसर एवं जटिलताओं दोनों प्रस्तुत करता है। मतलब आप देखिए, निष्कर्ष आपका बहुत संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपने इस निगेटिव पक्ष को देखा और चीन की बढ़ती ताकत को आप देख रहे हैं, तो आप हम भारतीय हैं, हमको सशंकित होना तो सही है कि हम डर रहे हैं कि भाई अगर चीन जहाँ भी रहेगा वो हमारे हितों का जो है वो दोहा नहीं करेगा, मतलब वो नुकसान ही पहुँचाएगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि हम इससे एकदम क्विट कर जाएं, छोड़ दें, तब तो चीन और ज़्यादा जो है ताकतवर होकर उभरेगा। तो ये बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ आपको निष्कर्ष देना है कि भाई ठीक है, ब्रिक्स का जो विस्तार हो रहा है इसमें अवसर भी है, जटिलताएं भी हैं। ज़रूरत यह है कि इसके सदस्य देश आपसी कटुता एवं लाभ लोभ की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास, मतलब जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है, उसकी जो टैग लाइन है वो सही मायने में उसके लिए तो सही है भाई, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ये किसी भी संगठन के लिए, भाई संगठन में सभी सदस्यों का एक महत्व होता है, बराबर महत्व होता है। तो वहाँ क्या है कि अगर कोई सदस्य है तो सबका विकास होना चाहिए और सबका साथ होना चाहिए। तो विकास की अवधारणा के तहत कार्य करें जिससे वे इसके वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सके। मतलब वास्तविक उद्देश्य वही जिम ओ'नील का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई 2050 तक जो है ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये वैश्विक नेतृत्व प्रदान करेंगी। तो वो कब कर पाएंगी? जब इनकी जो आपसी समस्याएं हैं उसको बहुत रैशनल तरीके से, बहुत तार्किक तरीके से उसका निराकरण कर लिया जाए। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीछे जो है इसका विस्तार हुआ है और तब से जो है आपकी मुख्य परीक्षा हुई नहीं है, तो बहुत संभावना है कि ये प्रश्न आपको पूछा जाए। और UP-PCS के बच्चे तो इसको जरूर ध्यान से करके जाएंगे। और जितना मैंने पॉइंट दे दिया, जितना मैंने उदाहरण दे दिया, आप इतना करके आइए, 12 अंकों में ही आएगा। 12 अंकों में आराम से इजीली आप 7.5-8 नंबर तक बहुत अच्छे से पा जाएंगे। ये कुछ लिंक्स हैं हमारे टेलीग्राम समृद्धि IAS का। यदि आप लोगों ने अभी तक इसको जो है ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हमारा जो टेलीग्राम है, क्योंकि यहाँ जो है आप हमसे 24 घंटा जुड़े रह सकते हैं। बहुत सी सूचनाएं यहाँ हमारे एडमिन्स के द्वारा निःशुल्क दी जाती हैं। आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसका भी समाधान जो है वो किया जाता है। ये तो हमारे चैनल हैं यूट्यूब के, एक समृद्धि IAS जिससे अभी हम आप जुड़े हुए हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। अभी तक आप लोगों ने इन दोनों चैनलों को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए संदीप मिश्रा ऑफिशियल में मेरा ये फ़ोटो भी आएगा, आपको मुझे पहचान लीजिए, मैं ही हूँ संदीप मिश्रा, तो ये फ़ोटो भी आएगा। तो यहाँ भी जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ भी जो है आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं और निकट भविष्य में पड़ेंगी भी। और अगर आपको हमसे जुड़ना है या हमसे बात करनी है, हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना है, तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सर संस्थान के द्वारा किसी टॉपिक पे और वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट में करिएगा। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं, देखिए हम उसको कंसीडर करते हैं और देर सवेर उस पर वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग की अगर कमेंट जायज़ रहेगी, मतलब जायज़ तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, मतलब मुझे ये लगेगा कि वाकई में परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो निश्चित तौर पे वीडियो बनेगा। ये हमारे संस्थान का वादा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।